नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसा जा रहा है आपका सैटरडे? हाँ, पढ़ाई चल रही है कि पार्टी मूड में आ रहे हो? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। पढ़ाई करी आज? हाँ, पढ़ाई चल रही है। अच्छा, पार्टी वो क्या होता है? ऐसा भी मत करो, इतना भी हार्श मत हो जाओ अपने के ऊपर कि पार्टी का मतलब ही भूल जाओ। हाँ, कभी कभी तो चलता है। हाँ, थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। ये तो बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कठिन काम होता है, पता है? पागलों की तरह भाग तो हर कोई लेता है किसी भी चीज के पीछे, बट कब रुकना है, कब आराम करना है, फिर दोबारा से भागना शुरू करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लंबा भागता है वो रुक रुक के भागता है वरना जो सबसे तेज भागता है वो सबसे पहले रुकता है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, संडे इज फॉर रिलैक्स। और जरूरी नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो संडे को 1-2 घंटे 4 घंटे पढ़ लो, बाकी अपना रिलैक्स कर लो। नहीं तो अगर ऐसा कोई लोड नहीं है तो आराम से रिलैक्स करो। देखो, वो चीज करो जो पसंद है, ठीक है? टीवी देखना पसंद है, टीवी देखो। मूवी देखना पसंद है, मूवी देखो। दोस्तों के साथ उठना बैठना पसंद है तो वो करो। घूमने जाना पसंद है तो घूमो। और एटलीस्ट वीक में एक दिन उस चीज को जरूर करो जो आपको करना पसंद है, वरना दिमाग पागल कर देगा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। अच्छा, कार्टून देखते हो? ठीक है, अगर वो करना पसंद है तो वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चलो शुरू करें आज का। जैसा आप सभी लोगों को पता है, आज हमारा डाउट सेशन है। और डाउट सेशन एक ऐसा सेशन होता है जिसके अंदर आपके पास जो भी सवाल है किसी भी कंटेंट को लेके, जो हम लोगों ने इस वीक में कवर किया है। इस वीक में हम लोगों ने काफी अच्छा कंटेंट कवर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ। तो अगर कुछ भी सवाल है आपके दिमाग में, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो उसको आप पूछ सकते हो। और हम लोग पिछली बार की तरह करेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करेगा बारी बारी से। मैं जैसे सीक्वेंस में मुझे दिखाई देगा उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन को पोस्ट करने के लिए। आप क्वेश्चन को पोस्ट करोगे और फिर मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पोस्ट मत करिएगा। अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको एड्रेस भी नहीं कर पाऊंगा बच्चों। तो पहले हैंड रेस करो, फिर अपनी बारी का इंतजार करो, और जब आपका नाम लिया जाए तब आप अपना क्वेश्चन पुट करो। पर मैं हाँ ये बात बोलूंगा कि आप सभी लोग पहले ही अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो, जिससे कि आपकी बारी आ जाए तो आपको वेट ना करना पड़े, या उस टाइम पे बैठ के टाइप ना करना पड़े। और एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो दोबारा से सर्कल घुमा लेंगे अगर बच्चे पूरे हो जाएंगे तो। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो बारी बारी से उनको भी एड्रेस कर लिया जाएगा। तो फटाफट से हैंड रेस कर लो सभी बच्चे, जिनको जो भी सवाल पूछना है। पर एक सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी बच्चे, जब हम डिस्कशन करेंगे, मतलब सवाल जवाब करेंगे, वो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, हमारे उस कंटेंट से जुड़ा होना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, कुछ भी इधर उधर की चीज नहीं करेंगे, ठीक है? वी हैड टू स्टिक टू दी सब्जेक्ट, क्योंकि वही पर्पस है हमारा कि कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो उसको क्लैरिफाई किया जाए। हाँ, और डाउट होना चाहिए, रियल डाउट होना चाहिए। ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट कि फलाने आर्टिकल को दोबारा से बता दो या उसको रिवाइज करा दो, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट मैं नहीं लूंगा। उसके लिए आपके पास वीडियोस हैं, आप उनको दोबारा देख सकते हो, ठीक है? एक डाउट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये वाली बात जो आपने बताई मेरे को वो वाली बात आप समझा दो, इसको कहते हैं डाउट, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। मैं बारी बारी से नाम लेता रहूंगा और बारी बारी से आप बताते रहिएगा। चलिए, सबसे नंबर 1 पे आशु। आशु, अपना क्वेश्चन बेटा पोस्ट कर दो फटाफट से, और बाकी बच्चे सब अपना क्वेश्चन टाइप कर लो। अपूर्वा, अपना क्वेश्चन टाइप कर लो बेटा। सोनाक्षी, अपना क्वेश्चन टाइप कर लो। आपका नाम आएगा तो उनको पोस्ट कर देना। पहले आशु अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए बेटा। आशु बेटा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड दिस इज नॉट समथिंग कि जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना मैं दूसरे बच्चे पे मूव करता हूँ। अगर आशु बेटा कोई एकेडमिक क्वेश्चन है, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है जो हमने पढ़ा है, तो जरूर पूछिए। अपूर्वा, अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए बेटा।
अपूर्वा क्वेश्चन पोस्ट करिए। Sir, if a speaker is removed from his post, then what about his membership in the house? He continues to be a member. हाँ, देखिए, स्पीकर होना और हाउस का मेंबर होना, these are two very different things. अगर कोई व्यक्ति को केवल स्पीकर के पद से हटाया गया है तो वो मेंबर रह सकता है उस हाउस का, पर अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मेंबरशिप चली जाती है तो मेंबरशिप भी चली जाएगी और वो स्पीकर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्पीकर होने के लिए मेंबर होना जरूरी है ना। तो केवल अगर स्पीकर के पद से हटाया है तो वो मेंबर रह सकता है, पर अगर मेंबरशिप ही चली गई है तो मेंबरशिप भी जाएगी और साथ के साथ स्पीकर का पद भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे बच्चे पे। सोनाक्षी श्रीवास्तव, बेटा अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए, और इंशा अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो। चंचल शर्मा अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो बेटा। आशु अपना हैंड डाउन कर लो, जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन होता जाए आप अपने हैंड डाउन करते रहिए। सोनाक्षी सर प्लीज एक्सप्लेन फंड वंस, बोथ काइंड ऑफ फंड्स। ठीक है, देखो बेटा दो फंड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। उसको सबसे अच्छा समझने का तरीका जैसे मैंने समझा था अपने एलएलबी के डेज में, जैसे हमारा वॉलेट होता है ना, हमारा जो पर्स होता है उसमें हमारी दो पॉकेट्स होती हैं कम से कम, ठीक है। एक पॉकेट होती है मेन वाली पॉकेट, जिसमें हम लोग आमतौर पर पैसा रखते हैं, जहां से खर्च करते हैं, जो पापा मम्मी से मिलता है उसमें ही डालते हैं। और एक पॉकेट होती है जो अंदर बिल्कुल छुपी हुई होती है ना, बिल्कुल साइड से, और उसमें हम लोग ऐसा पैसा डालते हैं जो कभी हम इमरजेंसी में यूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन है। उसी तरीके से दोस्तों ये फंड काम करते हैं। सरकार के पास आमतौर पर जो भी पैसा आ रहा है या सरकार आमतौर पर जो भी खर्चा कर रही है, ये सब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो हमारे पर्स की मेन पॉकेट है। और जो इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज होता है, जैसे कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, जैसे कोविड-19 आ गया था, या मानो कल को कोई युद्ध हो जाएगा और कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे श्रीलंका का देखो कितना बुरा हाल है, उनके पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास देखो कितना बुरा हाल है। अगर कभी इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी की सिचुएशन को डील करने के लिए रखा हुआ पैसा है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला फंड है। इतनी सी बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंशा पे। इंशा अपना क्वेश्चन भेजिए बेटा, और चंचल शर्मा आप अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए। मनीला अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए बेटा, और सोनाक्षी अपना हैंड डाउन कर लेना बेटा। इंशा, इज सर्टिफिकेशन ऑफ ए बिल एज मनी बिल बाय द डिप्यूटी स्पीकर वैलिड? डिप्यूटी स्पीकर के द्वारा तभी वैलिड होगा सर्टिफिकेशन अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताई थी एक बात कि हम डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट ही इसलिए करते हैं कि अगर बाई चांस किसी भी वजह से स्पीकर अवेलेबल ना हो तो डिप्यूटी स्पीकर उस सारे काम को कर सके जो स्पीकर करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि स्पीकर अवेलेबल नहीं है और डिप्यूटी स्पीकर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा है, तो हाँ, सर्टिफिकेशन उनके नाम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इंशा के बाद द नेक्स्ट नंबर इज चंचल शर्मा, अपने क्वेश्चन को भेज दीजिए। चंचल ने क्वेश्चन भेज दिया है। सर प्लीज एक्सप्लेन एडहॉक जजेस। देखिए एडहॉक जजेस का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। देखो, एक जजेस होते हैं परमानेंट जज हैं, मतलब उनकी जॉब लग गई है और वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर परमानेंट रहने वाले हैं जब तक वो रिटायर नहीं होंगे। एडहॉक जजेस होते हैं जिनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी परिस्थिति ऐसी आ गई कि बहुत ज्यादा केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाए हमारे देश के अंदर, और हमको लगे कि यार ये जो पेंडेंसी हाई हो रही है टेम्परेरी नेचर की है, मतलब ऐसी नहीं है कि हमेशा इतनी हाई रहने वाली है, तो हम लोग परमानेंट अपॉइंटमेंट करें। मतलब अभी 5-6 महीने की बात है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा रियलिटी में भी हो रखा है। एक कानून है हमारे यहाँ जिसको हम आईबीसी बोलते हैं, जिसका नाम है बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। इस कानून के अंदर क्या होता है, जो भी कंपनियां फेल हो जाती हैं उनको बैंकरप्ट वगैरह डिक्लेयर किया जाता है। तो जब ये कानून बना और इसके अंदर जब ट्राइब्यूनल बनाए गए तो धड़ाधड़ उन ट्राइब्यूनलों से अपील आने लगी हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक तरफ से। तो वहां पे एक ऐसी परिस्थिति हमको देखने को मिली कि क्योंकि अभी अभी कानून आया है तो एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए कुछ जजेस को एडहॉक बेसिस पे हम लोग लेके आ जाते हैं। जो देखो एडहॉक जजेस, हमको ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। तो मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए, अगर वो क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी जज, तो उसको हम एडहॉक बेसिस पे ले लेते हैं।
तो जब तक वो हैवी प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए हम उन एडहॉक जजेस का इस्तेमाल करते हैं। जब वो प्रेशर खत्म हो जाता है तो वो एडहॉक जजेस चले जाते हैं। ठीक है, दैट इज द सिंपल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। निशा बेटा आपको हैंड रेस करना होगा, पहले हैंड रेस करो, फिर आपकी बारी आएगी। जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, अगर आप लोगों को सवाल पूछना है तो पहले आपको एक हैंड रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप हैंड रेस का बटन क्लिक करो, फिर आपकी बारी आएगी, जब आपका नाम लिया जाएगा फिर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करना। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग मनीला पे। चंचल पहले तो बेटा अपना हैंड डाउन कर लो, मनीला अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो। अरीब और आयुष पांडे अपने क्वेश्चन को टाइप कर लो बेटा। मनीला अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें बेटा, और अरीब और आयुष अपने क्वेश्चन को टाइप करके रख लो, मैं आपका नाम लूंगा तब पोस्ट करना। सर अब बिट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो वहां पे सरकार उसकी बनती है जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होता है। मेजोरिटी का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में 550 सीटें हैं, तो उसमें से कम 276 लोगों का जिसके पास सपोर्ट होगा, 276 लोगों का जिसके पास सपोर्ट होगा, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है और उसकी गवर्नमेंट बन गई है, मतलब उसको सपोर्ट किया 276 लोगों ने और उसकी गवर्नमेंट बन गई। अब गवर्नमेंट चलते चलते कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब इस समय पर उस व्यक्ति के पास उन 276 लोगों का सपोर्ट नहीं है जिनके सपोर्ट के साथ वो गवर्नमेंट बनाई थी उसने। पर गवर्नमेंट में बने रहने के लिए आपको सपोर्ट तो चाहिए मेजोरिटी का। तो हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आज भी उस व्यक्ति के पास सपोर्ट है या नहीं मेजोरिटी का, और जब हमको टेस्ट करना होता है तब हम लेके आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब कोई भी उस सदन का व्यक्ति आएगा और पेश करेगा नो कॉन्फिडेंस का मोशन, जिसका मतलब होगा कि दोबारा से काउंटिंग की जाएगी, दोबारा से सब लोगों से पूछा जाएगा कि कौन कौन सपोर्ट करता है इस व्यक्ति को। तो हम टेस्ट करेंगे, अगर इसको फ्लोर टेस्ट भी बोलते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है उसके बाद होता है फ्लोर टेस्ट, मतलब जब हम सदन में टेस्ट करते हैं कि मेजोरिटी का सपोर्ट है या नहीं। अब इसके दो परिणाम हो सकते हैं, हो सकता है मेजोरिटी का सपोर्ट अभी भी हो। अगर मेजोरिटी का सपोर्ट अभी भी है तो सरकार बनी रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी। पर मान लो ऐसा हुआ कि 276 से कम हाथ पड़ गए, कम लोगों ने सपोर्ट किया, तो वो सरकार गिर जाएगी और फिर ऐसा व्यक्ति सरकार बनाएगा जिसके पास 276 लोगों का सपोर्ट होगा। बस यही है दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन, और यही है फ्लोर टेस्ट। ठीक है बच्चे, उस लोकसभा में आपको सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्लोर टेस्ट वही होगा। और अगर राज्य की बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए अब मनीला बेटा अपना हैंड डाउन कर लेना, आयुष पांडे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो, और इसके बाद स्तुति सिंह, खुशबू अपना क्वेश्चन टाइप कर लो बेटा। आयुष पांडे क्वेश्चन भेजें बेटा अपना। So what is the meaning of original jurisdiction, appellate jurisdiction and exclusive jurisdiction? देखो exclusive jurisdiction को पहले साइड में रखते हैं, पहले समझते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब, एपेलेट जुडिक्शन का मतलब। दोस्तों ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर आप डायरेक्टली उस कोर्ट के पास जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल लें तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको पहले हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी अन्य कोर्ट या ट्राइब्यूनल जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी स्थिति जहां पर आप उस केस को लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा भी था आर्टिकल 131 के अंदर कि कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर स्टेट्स वगैरह के बीच में, कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट्स वगैरह के बीच में, तो वहां पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो उस डिस्प्यूट को लेके आपको पहले हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसी तरीके से जो एपेलेट जुरिडिक्शन होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि जहां पर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते उस कोर्ट के पास, पहले आपको कहीं और उस केस को फाइल करना पड़ेगा, फिर उस केस का फैसला आएगा, फिर उस केस के फैसले के खिलाफ आप अपील में फाइल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे होगे। वो हमने बातें पढ़ी थी आर्टिकल 132, 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 136। ये सारी कौन सी सिचुएशन थी जहां पर एक कोर्ट एक फैसला पहले ही सुना चुका है उस मुद्दे के बारे में, अब उस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं
तो हम क्या कहते हैं, वो एपेलेट जुरिसडिक्शन है, अपील को सुनने का अधिकार है, इसको बोलते हैं दोस्तों एपेलेट जुरिसडिक्शन। अब ये जो एक्सक्लूसिव शब्द आपने इस्तेमाल किया है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, वैसे ऐसी कोई लिखी हुई जुरिसडिक्शन नहीं है। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का मतलब होता है, हम इस शब्द को तब इस्तेमाल करते हैं जब केवल कोई एक ही कोर्ट ऐसे मुद्दों को देख सकता है, मतलब एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 31 में मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है उन डिस्प्यूट्स के बारे में, उसके संबंध में उसका एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन भी होता है, मतलब उन डिस्प्यूट्स को लेके जो राज्य और केंद्र के बीच में हो रहे हैं, राज्य में आपस में हो रहे हैं, आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते या फिर किसी भी अन्य कोर्ट के पास नहीं जा सकते, केवल एक इकलौता कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो उन केसेस को सुन सकता है। तो वो ऐसे डिस्प्यूट्स हुए जिसके बारे में उनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट का और वो एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब केवल वही कोर्ट हैंडल कर सकता है उन डिस्प्यूट से और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसके बाद आयुष पांडे बेटा अपना हैंड डाउन कर लेना, स्तुति सिंह बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, और खुशबू और निशा चौधरी बेटा अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लेना आप। व्हाट इज द कलेजियम सिस्टम, बेटा कितना तो हमने डिटेल में पढ़ा, आपने क्लास अटेंड नहीं करी क्या? कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, व्हाट इज कलेजियम सिस्टम। बच्चे कलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से अपॉइंटमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का। तो हमारा जो आर्टिकल है 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में व्यवस्था बनाता है, वहां पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं ऑन और आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। पर दोस्तों इस प्रक्रिया में परेशानी थी क्योंकि सरकार के पास पावर आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, जिसके कारण से एक केस हुआ जिसका नाम है सेकंड जजेस केस। उसका सही टाइटल है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सेकंड जजेस केस के अंदर बोला गया था कि एक कलेजियम बनाया जाएगा, कलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और ये डिस्कस करेंगे, ये फैसला करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, और इसी आधार पर प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन भेजी जाएगी और प्रेसिडेंट साहब को उन व्यक्तियों को ही अपॉइंट करना पड़ेगा जिनको उस कलेजियम ने बोला है, कलेजियम ने भेजा है। दोस्तों बच्चे अगर कभी भी क्लास मिस हो जाए ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। आप सोचो कि डाउट सेशन में एक क्वेश्चन पूछ के मेरे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो नहीं होगा। कलेजियम की बहुत लंबी कहानी, अगर आपसे क्लास मिस हुई है देन यू मस्ट वॉच दैट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और अपॉइंटमेंट से लेके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बारी आती है स्तुति सिंह की। हाँ स्तुति, क्यूरेटिव पेटिशन, बेटा अभी हमने क्यूरेटिव पेटिशन पढ़ा नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। वो तो एक हो गया कि हम लोग जंप करेंगे किसी टॉपिक पे, अभी नहीं। क्यूरेटिव पेटिशन अभी आएगा, जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसको समझाऊंगा आपको। बड़ी बेसिक सी चीज होती है, आसानी से समझ में आ जाएगी, उसमें कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, और कोई सवाल हो तो पूछ लेना। इसके बाद निशा चौधरी बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, कोमल और पूजा पाठक अपना क्वेश्चन तैयार करना, बेटा तैयार रखना, जैसे मैं आपका नाम लूंगा आप अपना क्वेश्चन भेज देना। और स्तुति बेटा अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड डाउन कर लो। निशा अपना क्वेश्चन भेजें। निशा चौधरी बेटा क्वेश्चन भेजिए। कोमल और पूजा अपना क्वेश्चन तैयार रखिए बेटा। कोमल अपना क्वेश्चन भेजिए बेटा। कोमल, सर गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं एक्सेप्ट पार्डनिंग पावर, बेटा ऐसे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, गवर्नर के पास क्या पावर है एक्सेप्ट पार्डनिंग पावर। हमने पूरा लेक्चर अपना डिवोट किया है कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती है, ऐसे थोड़ी। दिस इज और मैं, आप क्या चाह रहे हो मैं 1 घंटा आपको पढ़ाऊं कि गवर्नर की क्या क्या पावर्स हैं? पूरा प्रॉपर लेक्चर लिया है। आपने क्लास को अटेंड नहीं किया गवर्नर के बारे में, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे गवर्नर की अलग अलग पावर्स को डिस्कस कर रहे थे? याद करो, अगर क्लास ली है तो आपको याद होगा। नहीं याद आ रहा? लेजिस्लेटिव पावर याद नहीं आ रही गवर्नर की क्या थी, क्या बोलते हैं उसको?
ऑर्डिनेंस। अच्छा, मैंने केवल पार्डनिंग पावर डिस्कस की, मैंने ऑर्डिनेंस पावर नहीं पढ़ाई थी गवर्नर की, नहीं पढ़ाई थी ऑर्डिनेंस पावर। यहां तो आप सो रहे थे जब पढ़ाई जा रही थी, ऐसा हो सकता है, पढ़ाया था ना। एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है मतलब, आप ज्यादा सोच रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर किसी किताब को लेके बैठे हो या स्टैट्यूट को लेके बैठे हो और मिलाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है बेटा। गवर्नर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मुझे याद है हम लोगों ने शायद 14-15 टॉपिक पढ़े थे, मतलब पॉइंट बनाए थे उसके अंदर, जिसमें लगभग लगभग सब कुछ कवर हुआ था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर। आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी पावर एग्जीक्यूटिव पावर है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर का मैं गवर्नर का एग्जांपल लूं तो वो अपॉइंटमेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, क्या है ये? एग्जीक्यूटिव पावर ही तो है। ऑर्डिनेंस बनाते हैं, क्या है ये? लेजिस्लेटिव पावर ही तो है। आप वो चीज नहीं समझ पा रहे हो शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई, अगर ऐसी ये वाली स्थिति हो रही है दिमाग में, तो क्लास को दोबारा देखो। और कभी भी ऐसी कोशिश मत करना कि क्लास को आप मैच करने की कोशिश करो अपने किताब से किसी से या फिर किसी स्टैट्यूट से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं निशा। बेटा निशा चौधरी अगर आप हो तो क्वेश्चन भेजो। कोमल अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। पूजा पाठक अपना क्वेश्चन भेजिए। Under Article 227, what type of tribunals are included? All of them. All of them. कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल जो फंक्शन कर रहा है स्टेट के अंदर, वो सारे ही हमारे हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस के जुडिक्शन के अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। दैट इज ओनली द पॉइंट। कोई भी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज होती है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी ट्राइब्यूनल के द्वारा, उसके बारे में जिम्मेदारी हमारे हाई कोर्ट की ही बनती है। तो कवरेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हाँ, बंटी सिंह बेटा अपना क्वेश्चन पोस्ट करो। हर्षिता अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो बेटा। शुभम गर्ग अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो बेटा। अमन, खुशबू बेटा पहले आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करना। पहले अपना हैंड रेज करो और वेट करो अपना टाइम आने का। बंटी अपना क्वेश्चन भेजे। बंटी सिंह, on which ground Supreme Court reject the SLP on the stage first? If Supreme Court gives any grounds for his rejection of SLP on first step, हाँ बेटा देखो फर्स्ट स्टेप। अब देखो ये बच्चा, मेरे को अच्छा लगा इसका क्वेश्चन, देखो कितना डीप क्वेश्चन है। इसने वो बात समझी है, वो 2 स्टेजेस वाली बात जो मैंने जजमेंट में बताई थी कि किसी भी एसएलपी के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि वो आपकी अपील को अलाउ करे। फिर आती है सेकंड स्टेज, जब वो सच में अपील के मेरिट्स में जाता है। तो बच्चा कह रहा है कि पहली जो स्टेज है, जो लेवल 1 है, वहां पे किस आधार पर रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर रिजेक्ट करता है तो क्या कोई रीजन देता है। देखो दोनों ही बातों का जो सवालों का जो जवाब है वो है हाँ। देखो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएलपी की पावर है वो स्पेशल पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही अपील्स को अलाउ करेगा जिनको देख के उसे लगेगा कि उस अपील के अंदर कुछ भी ऐसा है जो फ्यूचर में आने वाले केसेस के लिए भी काम का होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आके एसएलपी फाइल कर देगा और उन सब की अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा उन क्वेश्चंस को देखता है जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उस केस के अंदर। वो देखता है कि उन क्वेश्चंस की क्या रिलेवेंस है, क्या वैल्यू है, कितने कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो उनसे क्या पब्लिक पर्पस सर्व होने वाला है। अगर वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार उठेंगे कोर्ट के सामने, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उस अपील को जरूर सुनेगा। बट उसे ऐसा लगेगा कि ये स्पेसिफिक टू दिस पार्टी है ओनली, और पहले से हाई कोर्ट फैसला सुना चुकी है, तो वो ऐसी अपील को अलाउ नहीं करेगा। तो वो ऐसी कंसिडरेशन देखता है, वो देखता है कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है, क्या उनका जवाब दिया जाना जरूरी है या नहीं, बस। और अगर डिसमिस करता है पहली स्टेज पे तो वो वजह बताता है कि क्यों है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड वजह नहीं बताएगा, बस बोलेगा कि इसके अंदर कुछ भी मेरे को सब्सटेंशियल नहीं लग रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को जरूरी माना जाए, बस इस आधार पर रिजेक्ट कर देता है।
हाँ बिल्कुल, इन रिलेशन टू जनरल इंपॉर्टेंस। चलो अच्छा क्वेश्चन था बंटी, वेरी नाइस। ये ऐसे क्वेश्चन देके मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चा उस लेवल पे जा रहा है। बेटा हैंड डाउन कर लो बंटी। हर्षिता अपना क्वेश्चन पूछिए बेटा। शुभम गर्ग अपना क्वेश्चन तैयार करिए। भाग्यश्री अपना क्वेश्चन तैयार करिए, टाइप करके रख लीजिए। Under which jurisdiction a bail appeal can be filed in Supreme Court, whether on criminal or not? बेल अपील, समझ नहीं पाया बेल अपील का मतलब क्या हुआ। देखो बेल जुरिस्डिक्शन एक बिल्कुल अलग चीज है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। अगर आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 436, फिर सेक्शन 438, सेक्शन 439, जो बेल वगैरह की बात करते हैं। तो बेल में कब कहाँ पे अपील जाएगी, वो कहाँ पे फाइल होगी, वो सारी चर्चा सीआरपीसी का सब्जेक्ट मैटर है। उसका भारतीय संविधान से कोई भी लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर हमने जो क्रिमिनल मैटर्स के बारे में या सिविल मैटर्स के बारे में अपील पढ़ा भी था, वो बेल वगैरह के संबंध में नहीं है, वो किसी केस के संबंध में, कि किसी केस के फैसले के खिलाफ आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे सिविल में हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस अराइज होना चाहिए उस फैसले के अंदर, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जैसे क्रिमिनल में हमने पढ़ा था कि सजा दे दी हाई कोर्ट ने, डेथ पेनल्टी दे दी है एक्विटल के केसेस में, तो वहां पे आप जा सकते हो। तो वो अलग पर्सपेक्टिव है। बेल का प्रावधान पूरा सीआरपी से रेगुलेटेड है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ बेल क्या है या बेल में कब अपील फाइल कर सकते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सीआरपीसी। अल्ट्रा वाइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल। बच्चे प्रीएम्बल आप हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट्स मत समझो, प्रीएम्बल के अंदर ऐसी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर ऐसा कोई भी कानून है जो प्रीएम्बल के किसी पॉइंट के खिलाफ जाएगा, फॉर एग्जांपल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ जाएगा, तो कानून एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं चल पाएगा ऐसा कानून। ठीक है, तो प्रीएम्बल को तो आप लाइटली बिल्कुल मत लो। ठीक है, हर्षित अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। शुभम गर्ग अपना क्वेश्चन भेजो। भाग्यश्री और आशु अपना क्वेश्चन तैयार रखना बेटा। What is the meaning of violation of the constitution which the ground of removal of harm president? हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रेसिडेंट साहब ओथ लेते हैं और ओथ के अंदर वो बोलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर अपने पद पर बैठे बैठे प्रेसिडेंट साहब ऐसा कुछ भी करते हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ जाता है, कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं खुद से अपने बेसिस पे, तो ऐसी सारी सिचुएशंस मानी जाती हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा हूं मैं इंडिविजुअली, तो मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ही तो कर रहा हूं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में लिखा है मैं अनटचेबिलिटी नहीं करूंगा, और मैं किसी के साथ अनटचेबिलिटी करने लगूं, तो क्या है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा हूं ना। इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट साहब भी कुछ भी ऐसा करते हैं, नॉट नेसेसरीली फंडामेंटल राइट, कोई भी ऐसा काम करते हैं तो भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ जाता है, उसको मानते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आधार बन सकता है उनके रिमूवल का। ठीक है, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड है, भले ही एक ही ग्राउंड है बट काफी कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड। ठीक है, हर्षिता बेटा दोबारा हैंड रेस करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। शुभम बेटा हैंड डाउन कर लो अपना। भाग्यश्री अपना क्वेश्चन भेजो। आशु और हरिओम अपना क्वेश्चन बेटा तैयार करो, टाइप करके रख लो बिल्कुल तैयार। सर आप जो केस पढ़ाते हैं वो हमें ना तो पीपीटी ना ही हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलते। देखो देखो बच्चे, आप फिर से उन सारे चक्करों में पढ़ रहे हो जो चक्कर आपको कहीं पे लेके जाने नहीं वाले हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे सोचो कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कुछ सीख रही हूं, उस तरीके से पर्सपेक्टिव को देखो। हम जब यहाँ पे केस पढ़ते हैं क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल भी 3-4 केस पढ़े जाते जाते, मैं कोई भी केस पढ़ाता हूँ उसका मैं नाम बताता हूँ आपको। किसी भी केस के अंदर क्या होता है, एक तो हम नाम बताते हैं,
वो कौन से साल में आया वो बताते हैं। नाम को तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको हिंदी अंग्रेजी से हिंदी लिखने में कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। अगर मैं मनोज लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, तो मुझे लगता है आप हिंदी में मनोज तो लिख ही सकते हो। अब आते हैं केस के कंटेंट पे। बच्चे, जो भी केस मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता, और नॉट ओनली केसेस, मैं तो कह रहा हूँ केवल आर्टिकल्स की भी बात करूँ या कोई भी चर्चा जो इस क्लास में होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक भी पॉइंट जाता है जिसकी चर्चा हम हिंदी में नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं ये क्लास ऐसी है कि कोई बच्चा अगर ऐसा आ जाए जिसको केवल अंग्रेजी समझ में आती हो, हिंदी ना समझ में आती हो, तो वो ऑब्जेक्शन लेने लगेगा कि सर आप अंग्रेजी में बताओ। बच्चे, आप केवल एक बात का ध्यान दो, आपको कोई भी केस पढ़ाया जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि उस केस के अंदर क्या हुआ, फिर कोर्ट ने क्या बोला, फिर उसके अंदर क्या फैसला लिया। अब उसमें कितनी मेहनत है कि अगर आप उन चीजों को लिख लोगे तो कितनी मेहनत है। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बोला, ये प्रिंसिपल दिया, और मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, आप अपनी भाषा में अगर उस चीज को लिख लोगे, उससे बेहतर बेटा कुछ भी नहीं हो सकता है। उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इतना छोटा सा बेसिक सा काम क्यों नहीं कर रहे हो? बस इतना ही करना है। आप किसी के भरोसे बैठे रहो, किसी में कमियां निकालते रहो कि ये हिंदी में नहीं हो रहा, वो हिंदी में नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता। हर चीज आपको समझाई जा रही है, और मेरा तो ध्यान रहता है इस तरफ कि मैं बच्चों को ऐसी भाषा में समझाऊं जैसी भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी बच्चा होगा जो ये कह दे कि कोई भी बात मैंने यहाँ पे बोली है और उसको वो समझ में नहीं आई। बच्चा, वो तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप कैसे करोगे? आप कि सर हम लिख नहीं पाते, फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे? आप ये सोचो, एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में तो कितने आंसर लिखने पड़ेंगे कितने कम समय में। ये तो आप ये मान के चलो, आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी बेटा कि आप चीज समझ रहे हो और चीज को लिखते चल रहे हो। मैं तो स्पीड भी इतनी स्लो रखता हूँ अपनी, किसी भी चीज को समझा रहा हूं तो। और पता है ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप पूरी राम कहानी लिखने की कोशिश करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हाँ मैं नहीं लिख पा रही। अगर आप केवल उन पॉइंटर्स पे फोकस करो जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करो, इनिशिएटिव लो। आप करना शुरू कर दोगे ना, आपको परेशानी नहीं आएगी, मेरी गारंटी। प्रॉब्लम ये है कि हम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि जब आप लिखते हो ना बेटा, आप समझना इस चीज को, बहुत मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, और ये आपके लिए नहीं कह रहा, हर एक बच्चे के लिए कह रहा हूं। जब आप बच्चे किसी चीज को सुनते हो और उसको लिखते हो ना, तो दिमाग में छप जाता है, आप उस चीज को कभी भूल नहीं सकते हो। आप ऐसे बैठ के कितना भी ज्ञान लेते रहना बेटा, वो रहेगा टेम्परेरी बेसिस पे, पर वो निकल जाएगा एक समय के बाद। पर आप सुन रहे हो और लिख रहे हो, सुन रहे हो लिख रहे हो, क्योंकि हमारे दो सेंसेस काम कर रहे हैं। हमारा कान भी काम कर रहा है, हमारी आंख भी काम कर रही है, हमको दोनों चीजें साथ में हो रही। तो वो जो इम्प्रिंट आपके माइंड पे छोड़ेगा ना, वो बहुत पक्का होता है। तो बच्चे, इस हैबिट को डेवलप करो, नोट्स को बनाओ और अपनी भाषा में बनाओ। आपको हिंदी पसंद है, आप हिंदी में बनाओ, आप अंग्रेजी पसंद है, अंग्रेजी में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्लियर है? प्रेम बेटा, क्वेश्चन हैंड रेस कर लो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपका नाम ले लूंगा। उम्मीद है भाग्यश्री बेटा समझ में आया होगा, मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूं। आप इंतजार में रहोगे ना किसी के कि कोई कुछ करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी, तो हो गया जुडिशरी। सच बता रहा हूं। आशु बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। इंशा अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ। दीपान्विता अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ। नितिन बेटा हैंड रेस करो, और जब आपकी बारी आएगी तब आप क्वेश्चन भेजना। आशु क्वेश्चन भेजो। इंशा क्वेश्चन भेजो बेटा, इंशा। दीपान्विता अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ। कनिष्का गुप्ता अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ बेटा, टाइप करके रख लो। हाँ, इंशा। सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट व्हेन कैन बी कंसीडर्ड अ स्टेट। देखो, कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी, ये सीधे तौर पर निर्भर करता है आर्टिकल 12 में।
ये वो आर्टिकल 12 के अंदर जो पॉइंटर्स दिए गए हैं उसमें से किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि उस संस्था को हम पार्लियामेंट बोल पाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल पाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट बोल पाएंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बोल पाएंगे या फिर लोकल अथॉरिटी भी बोल पाएंगे। तो आखिरी में बचता कौन सा शब्द है? एक ही शब्द, इसको हम बोलते हैं अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी की जो इंटरप्रिटेशंस आई हैं जजमेंट के माध्यम से, जो मैंने आपको बताई थी, आपको 3-4 जजमेंट्स पढ़ाए थे, तो उन जजमेंट्स में जो बातें बोली गई हैं, जो पहचाने बताई गई हैं कि अगर ऐसा है तो वो स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है तो स्टेट है। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला जो केस मैंने आपको बताया था, अगर स्टेट पैसा दे रही है तो स्टेट है, अगर स्टेट का मोनोपोली है तो स्टेट है। तो वो आपको देखने पड़ेंगे, किसी भी संस्था के ऊपर वो टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर वो टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो स्टेट है, नहीं हो रहे हैं तो नहीं है, बस। ठीक है, ये इकलौता तरीका है पता लगाने का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी या नहीं गिरेगी। ठीक है, चले। दीपानिता बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, कनिष्का अपना क्वेश्चन तैयार रखो, मनीष यादव अपना क्वेश्चन तैयार रखो, इंशा अपना हैंड डाउन कर लेना बेटा। दीपानिता बेटा क्वेश्चन भेजो। कनिष्का गुप्ता बेटा क्वेश्चन भेजो। नितिन बेटा अपने क्वेश्चन, इतना इंतजार करना पड़ेगा, पहले हैंड रेस करो, जब बारी आएगी तब आपको बोला जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। कनिष्का गुप्ता अपना क्वेश्चन भेजे बेटा। मनीष यादव, मनीष यादव बेटा क्वेश्चन भेजें। प्रीति कुमारी अपने क्वेश्चन को रेडी कर लो बेटा। अनिकेत अपने क्वेश्चन को रेडी कर लो बेटा। सर आर्टिकल 222 में प्रेसिडेंट सीजी से कंसल्ट को बनाने के लिए बॉन्ड होगा या मना कर सकता है, बाउंड होगा या मना कर सकता है? आर्टिकल 222 में प्रेसिडेंट सीजे से कंसल्ट करने के लिए बाउंड होगा। हाँ बेटा कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कंसल्ट करना है तो कंसल्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और वो जो भी ओपिनियन होगा वो उससे बाउंड होगा। ये तो बात हम लोगों ने पढ़ी थी ना। प्रिया बेटा पहले अपना हैंड रेस करो, फिर आपकी बारी आएगी तब आप क्वेश्चन पूछना। अभी हम बारी बारी से चल रहे हैं, पहले अपना हैंड रेस करो। प्रीति कुमारी बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। अनिकेत अपना क्वेश्चन तैयार रखो। अमन श्रीवास्तव अपना क्वेश्चन तैयार रखो। So what is collective privileges and individual privileges? ये MP during his being में, हाँ ये privileges का कॉन्सेप्ट हमने अभी कवर किया नहीं है। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ये दो आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम प्रिविलेजेस पढ़ते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। वो क्या होते हैं, कब काम आते हैं, उन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में होगा या फिर उसके नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो जो हम लोग कवर कर लेंगे तब उसको समझने की कोशिश करेंगे। सर कंसल्ट को मनाना भी पड़ेगा, सब मानना भी पड़ेगा, मानना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सर आर्टिकल 88 में एवरी मेंबर मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। एंड सर क्या इसलिए पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा दोनों हाउसेस में प्रेजेंट हो पाते हैं? आर्टिकल 287 में एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच लिखा है। सर फर्स्ट सेशन विंटर वाला होता है, क्या सवाल है बेटा, क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि विंटर सेशन पहला सेशन होता है या नहीं? मतलब मेहनत कर रहे हो विच इज गुड, बट कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हो ये नहीं समझ में आया मेरे को।
और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का आपने कहां से निकाला लॉजिक? अगर देखो बहुत सीधा तरीका होता है, हम जब भी किसी भी कानून को पढ़ते हैं, जैसे क्योंकि आपके दोनों कानून, दोनों जो सवाल हैं वो आर्टिकल पे बेस्ड है, कोई भी आर्टिकल जब आप पढ़ते हो उसमें जो भाषा लिखी हुई है ना, आपको उस भाषा के अनुसार ही उसे इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्टिकल 88 का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो अगर उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है देन यू हैव टू इंटरप्रेट इट एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का कोई स्कोप नहीं होगा। और अगर कैबिनेट मिनिस्टर लिखा है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी स्कोप नहीं होगा, बिकॉज दीज आर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट में बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंपैरेटिवली एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसमें सारे ही मिनिस्टर्स आ जाते हैं जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं। कैबिनेट में हर एक व्यक्ति नहीं आ पाता है, कैबिनेट में गिने चुने ही लोग आते हैं। इसलिए किसी भी आर्टिकल के अंदर आप कोई भी बात पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादातर जगह तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लिखा दिखेगा। बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां पे कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो पहली तो आपको कैबिनेट के लिए बारे में इतना परेशान होना ही नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे परेशान हो तो आप एग्जाम में जरूर गलत करके आओगे। कहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट लिख के आ जाओगे, कुछ ऐसा लिख के आ जाओगे जिससे टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया और आपके मार्क्स को वो उड़ा देगा। सच में ऐसा होता है बेटा, हम अच्छा खासा आंसर लिखते लिखते एक कोई बात इतनी फंडामेंटली रॉन्ग लिख देते हैं कि बिल्कुल इंप्रेशन हो जाता है जीरो। तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। इससे बहुत बेहतर होगा कि आप उन चीजों पे फोकस करो जो सच में आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी और उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर इसी सब चीजों से आप डिस्कस करना चाहते हो तो एक आंसर लिखने की आज कोशिश करो, आज एक शॉर्ट नोट लिखने की कोशिश करो, द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट, लिखने की कोशिश करो और लिख के दिखाओ 10 लाइन 12 लाइन, और बहुत बहुत आसानी से लिख दो, वो होगी बच्चे क्लैरिटी, एंड दैट इज समथिंग विच विल बी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन। अब ये बाल की खाल निकालना, अब आर्टिकल के एक एक शब्द को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, दिस इज ऑल वेस्ट, दिस इज ऑल वेस्ट, कोई काम नहीं आने वाला ये, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोगों को वैसे सजेस्ट भी कर रहा हूं, 2 वीक से सजेस्ट कर रहा हूं कि इधर उधर अंधेरे में तीर मारने की कोशिश मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर की मेंस की गाइड खरीद लो, उसके क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगने लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर अपनी उस तैयारी को उसी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करो। अगर हर तरफ भागने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है अमन बेटा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। अनिकेत बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, अनिकेत, अनिकेत अपना क्वेश्चन भेजो। भव्या, भव्यकांक्षा अपना क्वेश्चन तैयार रखो बेटा। खुशबू जायसवाल अपना क्वेश्चन तैयार रखो बेटा। So why the provisions related to National Judicial Appointment Commission not removed? बच्चे रिमूव करना पार्लियामेंट का काम है, वो हमारे कोर्ट का काम नहीं, ठीक है। वो पार्लियामेंट का काम है। हमारे देश में पार्लियामेंट थोड़ी सी आलसी है और उनके ईगो पे भी आ गई है कि हमने ये डाला था प्रावधान, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय मतलब हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, तो उसे वापस लेना भी तो बड़ा मुश्किल है, ईगो की बात है। पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है, फर्क पड़ता है कि वो जो जजमेंट है 2015 वाली, उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरली अबाउट दिस। आपको बहुत ऐसे प्रावधान मिल जाएंगे भारतीय संविधान में जो बदले जा चुके हैं पर उनको हटाते नहीं है। जैसे आर्टिकल 31C कब से हटा हुआ है, कब से हटा हुआ है, 25 साल हो गए उस बात को आज तक, पर उसको हटाया नहीं है वहां से, तो वो उसमें फंसने की जरूरत नहीं। तभी तो मैं बोलता हूं, आप अगर खुद से कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट को समझने की कोशिश करोगे या करोगे कि इसे मैं पूरा रट लेता हूं, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति भी हमारे सामने आती है कि लिखा कुछ है और कानून कुछ है। इसलिए कभी भी पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। खुशबू बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, खुशबू जायसवाल अपना क्वेश्चन भेजो। भाव्यकांक्षा, रिंकू अपना क्वेश्चन तैयार रखो बेटा। फॉर सम रीजन सडनली बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक साथ वैकेंट हो जाए तो हेड ऑफ द स्टेट की ड्यूटी किस पर जाएगी? हमने मैंने डिस्कस किया है, क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है मैंने इस बात को
इज देयर एनी प्रोविजन फॉर दिस सिचुएशन? बिल्कुल है। अब मेरे को आप लोगों में से कोई बताएगा बेटा? खुशबू पूछ रही है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो कौन संभालेगा प्रेसिडेंट होने की जिम्मेदारी? आ गया, बच्चों से ही आंसर आ गया। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने वही क्लास ली है जो आपने ली। ध्यान कहाँ था? ध्यान कहाँ था क्लास में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वेरी गुड। हाँ देखो मनीला तो देखो एक नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। वो कह रही है अगर सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। भावेकांक्षा बेटा अपना क्वेश्चन पूछो और खुशबू अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। रिंकू और नितिन अपने क्वेश्चन को तैयार रखो बेटा, मैं आपका नाम लूंगा वैसे ही भेजना आप। भावेकांक्षा क्वेश्चन। सर एसएलपी कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार रिजेक्ट कर देती है एसएलपी पर हमें लगता है कि हमें अपील करनी ही है सुप्रीम कोर्ट देखने के हमारे केस के मेरिट्स, तो कितनी बार? देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना इट्स नॉट मजाक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मानो मैंने कोई अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पहली बात तो ये है जब मैं उसको दोबारा अपील को फाइल करने की कोशिश करूंगा तो रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की वही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और मान लो आप तिकड़मबाजी से सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा पहुंच गए तो ये मान लो आपने अपने पैर पे बहुत तगड़ी कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर कॉस्ट लगाएगा, आपके ऊपर फाइन लगाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का समय खराब कर रहे हो। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट जब कॉस्ट लगाता है तो वो लोअर कोर्ट की तरह 1000 रुपए की लगाएगा या 5000 रुपए की लगाएगा। 10-10 लाख की कॉस्ट लगती है सुप्रीम कोर्ट में, 10-10 लाख की। हालत खराब हो जाएगी, आंखों से आंसू निकल जाते हैं लोगों के। सुप्रीम कोर्ट के साथ कभी मजाक नहीं कर सकते आप कि कितनी भी बार अपील लेके जाएंगे, रिजेक्ट हो गई मतलब रिजेक्ट हो गई, खत्म बात। नितिन बेटा आपका नाम लिया जाएगा तब बोलना, आप बार बार क्यों भेजे जा रहे हो क्वेश्चन को? जब हर बच्चा उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है देन व्हाई आर यू बीइंग स्मार्ट? हैंड डाउन कर लो बेटा भावेकांक्षा। रिंकू बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। नितिन और कोमल अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहो। रिंकू बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। जस्टिस आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा ना भाव्या, आपको क्या जस्टिस लगता है जरूरी नहीं ना सुप्रीम कोर्ट को भी वो जस्टिस लगे। कौन डिसाइड करेगा क्या है जस्टिस? रिंकू क्वेश्चन भेजें बेटा। नितिन क्वेश्चन भेजे। कोमल और भाग्यश्री पथरौल अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहें बेटा। सर आपने बोला था अभी, हाँ नाम, अच्छा वो क्वेश्चन तैयार करने के लिए नाम बोला था बेटा। घूम फिर के मेरे पे डाल देते हो आप सभी लोग। अब तो पूछो क्वेश्चन पूछो, चलो फटाफट से क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है? कोमल और भाग्यश्री पथरौल अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहना बेटा। सर आपने बोला, अरे नितिन भेजो बेटा क्वेश्चन, अब जब भेजना है तब क्वेश्चन नहीं भेज रहे हो आप। कोमल बेटा अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से। भाग्यश्री पथरौल और प्रिय रंजन अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहो बेटा, भेजना नहीं अभी तैयार रहना है। कोमल क्वेश्चन भेजो। नितिन सर इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में प्रोरोगेशन की सिचुएशन समझाएं। अच्छा प्रोरोगेशन की सिचुएशन समझाएं। देखो बेटा प्रोरोगेशन का मतलब होता है कोई भी सेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी सेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल विंटर सेशन चल रहा है।
अब विंटर सेशन को हमें खत्म करना है, विंटर सेशन को हमें खत्म करना है, तो बोलते हैं कि प्रोरोगेट कर दिया हमने हाउसेस को। क्या कर दिया? प्रोरोगेट कर दिया हमने हाउसेस को। कौन करता है प्रोरोगेट? प्रेसिडेंट साहब करते हैं प्रोरोगेट। मतलब ये सेशन समाप्त होता है, अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो प्रोरोगेट शब्द को और डिसॉल्व शब्द को हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। प्रोरोग का मतलब होता है कि सदन भंग नहीं हुआ है, सदन अभी है, दोबारा आएगा अगले सेशन में, अभी ये वाला जो सेशन चल रहा है वो खत्म होना है। ठीक है, और डिसॉल्व जब बोलते हैं हम लोग, तब बोलते हैं कि सदन ही खत्म हो गया, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, अब नए इलेक्शन होंगे, नई लोकसभा चुन के आएगी। तो दो शब्दों में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मींस डिसकंटिन्यू, हाँ मींस डिसकंटिन्यू, बिल्कुल, एक सेशन खत्म होना और अगले सेशन का इंतजार शुरू होना। जैसे आज की क्लास में यहां खत्म करता हूं, अब कल मिलूंगा, तो ये क्या है? प्रोरोगेशन। ठीक है, भाग्यश्री पथरौल, बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। प्रिय रंजन, प्रीति कुमारी अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहे बेटा। सर आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी को माने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड है क्या एडवाइजरी? नहीं, ये बच्चे पॉइंट बताया तो था मैंने, ये तो क्लास में मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए थे। ये बात तो बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको रिपीट की थी कितनी बार, कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता है एडवाइस देने के लिए। किसको? प्रेसिडेंट को। केवल वो दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां पे ओपिनियन मांगा गया किसी भी ऐसी बात के बारे में जो आर्टिकल 131 के अंदर कवर होती है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आर्टिकल 131 क्या है, तो आपको क्लास दोबारा जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आधे घंटे का डिस्कशन है। तो अगर कोई ओपिनियन मांगा गया है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो आर्टिकल 131 के अंदर कवर्ड है, तो ओपिनियन देना मैंडेटरी होता है, तो ओपिनियन देना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशंस में, मतलब 99.99% सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता ओपिनियन देने के लिए। और जो प्रेसिडेंट है, जिसको ओपिनियन दी जा रही है, जिसको एडवाइस दिया जा रहा है, वो भी बाउंड नहीं होता। वो तो एडवाइस है ना, एडवाइस है, केवल वो राय ले रहा है सुप्रीम कोर्ट की कि क्या करना चाहिए इस मामले में। फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से क्या मतलब जो सरकार कहेगी वो करेगा, कहते हैं। ठीक है, और हाँ 131 में बच्चे याद करो, हमने जब 131 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है वाटर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ, और एक एक्सेप्शन है ट्रीटी और एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है। उनके बारे में ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 के अंदर। अगर इन दोनों में से किसी चीज के बारे में एडवाइजरी ओपिनियन मांगी जाती है आर्टिकल 143 के अंदर, तो एडवाइस देनी होगी, तो वो बाउंड होगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास में। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। हाँ प्रिय रंजन, बेटा अपना क्वेश्चन भेजिए। प्रीति कुमारी अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाइए। प्रेम रंजन अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाइए। प्रिय रंजन बेटा क्वेश्चन भेजो। प्रिय रंजन, प्रीति कुमारी बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। प्रेम और इंशा तैयार हो जाओ बेटा अपने क्वेश्चन के साथ, अभी भेजना नहीं, तैयार हो जाओ। सर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में सारे डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, या कुछ सेलेक्टिव? जो डॉक्ट्रिन मैं पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है। अभी हम लोग पहुंचे ही कहाँ हैं डॉक्ट्रिन पे? अभी तो हम लोग जब लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अभी तो पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो वो हल्का फुल्का हम लोगों ने डिस्कशन किया था आर्टिकल 13 के टाइम पे, अभी तो हम लोग जाएंगे डिटेल। ठीक है, तो अभी से फ्यूचर की क्यों सोच रहे हो? पहले कवर तो करने दो, सिलेबस खत्म तो हो जाने दो। चलो प्रेम रंजन बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। इंशा और आदित्य अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ। आदित्य जोशी। सर ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है इजी लैंग्वेज में? बेटा ऑर्डिनेंस तो हमने दो बार पढ़ लिया, एक बार प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पढ़ लिया 123 के अंदर, एक बार गवर्नर का ऑर्डिनेंस पढ़ लिया। अब तो मेरे को डाउट हो जाता है कि बच्चे क्लास में कर क्या रहे हैं,
जब ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑर्डिनेंस इजी लैंग्वेज में क्या होता है? ऑर्डिनेंस इजी लैंग्वेज में आप बताओ क्या होता है? कोई बताओ मेरे को फटाफट से, क्या होता है ऑर्डिनेंस? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? इतनी बार वही बातें हम लोग रिपीट कर चुके हैं, वही 6 वीक वाली बात, वही बात की कानून बना सकते हैं, वो कानून की तरह लागू होगा जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो। अगर गवर्नर एक्सरसाइज कर रहा है तो जैसे स्टेट ने बनाया हो, और वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहती है 6 हफ्तों तक, जब दोबारा रिकन्वीन होती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है उसमें कठिन? वेरी गुड। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अर्जेंट सिचुएशन हो, तो ऑर्डिनेंस बनाई जाती है। और ऑर्डिनेंस क्या है? बिल्कुल लॉ की तरह काम करती है। और कब तक वैलिड रहती है? 6 हफ्तों तक, जब तक रिकन्वीन ना हो जाए। इसमें क्या है? क्या है इसमें कठिन? प्रिय रंजन का क्वेश्चन आया, सर लोकसभा में टोटल मेंबर्स 530 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 20 नॉमिनेट। वाह, 20 एक सेकेंड, हाँ नॉमिनेट, बट लोकसभा का इलेक्शन 543 सीट पर होती है, तो वो 13 सीट, किसने बोला 543 सीट पे होती है? ये कहाँ पे लिखा है? भारतीय संविधान के अंदर। और अगर भारतीय संविधान के अंदर नहीं लिखा है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है उस बात से, ठीक है? सीधी सी बात। भारतीय संविधान में 543 का कहीं भी मेंशन नहीं है बेटा। वो आप शायद कहीं से रियल डेटा उठा के वो नंबर लेके आए होगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा बस उस बात से लेना देना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद इंशा अपना क्वेश्चन भेजो बेटा। आदित्य जोशी और विनय बिष्ट अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ। प्रेम बेटा अपना हैंड डाउन कर लो, मुझे लगा कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा। एक दो बच्चे ही नहीं अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जिसको देख के लगे हाँ बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे उसने कितना अच्छा स्टेज 1 वाला क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने। ये होता है साइन कि हाँ बच्चा बढ़ रहा है आगे। इंशा, a law fixes the ratio of advertisement state or space of the newspapers at 10% of the total space available. Constitutional validity of the law. बच्चे, देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि 10% होगा, 20% होगा, 50% होगा, 100% होगा। आपसे कभी कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो सिंपल सा आंसर है मुझे नहीं पता। जब भी ऐसा कोई सवाल कोर्ट के सामने जाता है और ये मुद्दा उठता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या नहीं, तो कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करता है A to Z, सारी चीजों, कि उस न्यूज़पेपर के पास फंड्स कितने हैं, उस न्यूज़पेपर को कितने फंड्स की और ज़रूरत है, उस न्यूज़पेपर का टोटल साइज कितना है। सारी बातों को एनालाइज करके वो देखता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि याद रखना, हर एक फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो रीजनेबल है या नहीं, तब तक नहीं पता लगाया जा सकता जब तक आप सारे सर्कमस्टांसेस को एनालाइज कर लो। तो केवल 2 फैक्ट बता देना कि 10% है सर तो वो होगी या नहीं। चांसेस कम ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि हाँ हो सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए या ना हो, बट देयर कैन बी नो क्लियर कट आंसर। ठीक है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट हर केस में उसके इंडिविजुअल फैक्ट्स के आधार पर फैसला देता है। उसके खिलाफ उसके पास कोई मैथमेटिक्स की किताब नहीं है कि 10% होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे या 20% होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना। चलो, इसके बाद आदित्य जोशी अपना क्वेश्चन भेजो बेटा। विनय बिष्ट अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहना बेटा। हर्ष कुशवाहा अपने क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाओ बेटा। So when Supreme Court has writ jurisdiction, then why this same power is given to the High Court? Reason being, हमने डिस्कस किया ना, इनफैक्ट हाई कोर्ट को जो पावर दी है वो तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, उससे भी ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि वो केवल फंडामेंटल राइट्स में नहीं बल्कि अदर राइट्स की सिचुएशन में भी अप्लाई हो रहा है। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि देखो, आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि हमारा बहुत बड़ा देश है, उसकी बहुत बड़ी जनता है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रेट जुडिक्शन दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम अमेरिका चले जाओ या फिर किसी भी बड़े देश चले जाओ जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी भी ज्यादा है, वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब जो भी सर्वोच्च न्यायालय होगा, आपको ओरिजिनल जुडिक्शन के नाम पे कुछ मिलेगा ही नहीं।
रिट जुडिक्शन वगैरह तो भूल जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट का काम होता है कि हर कोई बंदा जाके वहां पे अपनी बात ना कह पाए, इसलिए नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट। वो तो हमारे भारतीय संविधान की ये महानता है, मैं सच बता रहा हूं आपको, हमारे भारतीय संविधान की ये बहुत बड़ी महानता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का आपको अधिकार दिया है डायरेक्टली, वरना आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सच बताऊं, दिल से बताऊं, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। अभी 2-3 दिन पहले ही कपिल सिब्बल जी इलेक्शन लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का। तो कुछ एक डिबेट डिस्कशन हो रहा था उनके बीच में और मुकुल रोहतगी जी के बीच में, और बहुत ही एक नंबर की बात बोली मुकुल रोहतगी जी ने कि हम लोग ये भूल ही गए हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। हम मुंह उठा के किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके पहुंच जाते हैं कि देखो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। दिस इज नॉट फॉर समथिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बना था। सुप्रीम कोर्ट वाज मेड फॉर सम एक्सक्लूसिव मैटर्स, ऐसे मैटर्स जिनका प्रभाव पूरे देश पे पड़े। अब मुझे बंद कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया मैं, किससे किसका फायदा होने वाला है उससे? अगर एक एक व्यक्ति की कंसर्न सुप्रीम कोर्ट सुनने लगा ना, मेरे हिसाब से, मैं सच बता रहा हूं, अपने दिल की बात बता रहा हूं, आपको कैसा भी लगे, आर्टिकल 32 कितना भी महान हो, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि सही में वो उस काम को कर ही नहीं पा रहा जिस काम के लिए उसे बनाया गया। नहीं देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। हाई कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट इनफ, हाई कोर्ट में क्या कमी है? और जाना है तो आप एपिलेट जुडिक्शन में जाओ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना ही है तो। हाई कोर्ट में क्या कमी है? आप सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दे रहे हो। मेरे साथ अनटचेबिलिटी कर दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा क्या? हाई कोर्ट नहीं कर सकता मेरी मदद? सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं कर सकता है क्या? दिस इज वेरी ट्रूली, अब वो महान कह लो, ग्रेट कह लो, जैसे अंबेडकर जी ने कहा हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अ वेरी इम्प्रैक्टिकल हार्ट, टू बी प्रिसाइज, वेरी इम्प्रैक्टिकल हार्ट। शायद वो सोच नहीं पा रहे होंगे कि भारत जनता की इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी एक समय पे, शायद ये रहा हो। अगर आज के समय पे अंबेडकर जी होते ना, मेरे हिसाब से सबसे पहले उस आर्टिकल 32 को काट के फेंक देते। और हर जो केस आ रहा है वो जरूरी थोड़ी ना सच्चा केस है, कितने केस तो झूठे होते हैं, और वो भी तो समय खा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हर केस में जस्टिस भी हो रहा हो तो भी मान लेते हैं, चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट को परेशान होना पड़ रहा है, पर हर केस में जस्टिस हो रहा है। पर 80% केस बेटा झूठे होते हैं, अब क्या करोगे? कौन जवाब देगा? ये है दोस्तों स्थिति। चलो विनय का हो गया। विनय, विनय नहीं पूछा था ये आखिरी क्वेश्चन? मैं खो गया जवाब देते देते ही। बिल्कुल मतलब वही वाला पॉइंट पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, आशीष आदित्य ने पूछा था। विनय अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। एक तो इसका ना स्लाइड, हाँ Sir, as Supreme Court have writ jurisdiction under Article 32 regarding fundamental rights, under Article 139, Parliament empowered to confer writ jurisdiction on Supreme Court for any other purpose. Other, हाँ, that is optional. पार्लियामेंट को केवल ये ऑप्शन दिया गया है कि वो कानून बना के और संबंधों में रिट जुडिक्शन की पावर एक्सरसाइज करने की लिबर्टी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को, पर पार्लियामेंट ने इस पावर को एक्सरसाइज नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और वो कहने की बात है यार, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही परेशान है फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसका रिट जुडिक्शन और बढ़ा दो तो और परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक ऑप्शनल चीज है बेटा। जब भी कोई ऑप्शनल चीज होती है देन यू हैव टू रीड इट एज एन ऑप्शन, कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब बनाएगी या नहीं बनाएगी, या जब बनाएगी तब देखेंगे। ठीक है, अभी तो सिचुएशन ये है कि केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, चलो अब इसके बाद विनय हो गया। हर्ष कुशवाहा बेटा अपना क्वेश्चन भेजो, और दीपानिता सिंह और सात्विक यादव अपना क्वेश्चन तैयार कर लो बेटा। अब हमारा टाइम भी समाप्त हो रहा है, पर ठीक है, मजा आ रहा है। देखो अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को बड़ा मजा आता है, पर बच्चे वाले क्वेश्चन पूछते हो तो बड़ी गुस्सा आती है। गुस्सा इसलिए नहीं आती कि मेरे को आंसर करना पड़ रहा है, गुस्सा इसलिए आती है कि मेरे को डाउट होने लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं पर बच्चे इतनी बेसिक्स पे क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि वो बेसिक्स पे एग्जाम नहीं निकलता है। हर्ष सर, आर्टिकल 32 का क्यों वारंट हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। सर सॉरी कुड नॉट अटेंड दी क्लास। देखो अटेंड, मैंने क्लास का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं बेटा, अटेंड नहीं, मैं जवाब दे दूंगा आपके सवाल का, दैट इज फाइन, बट क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है, क्लास जरूर अटेंड करनी है, कभी भी करो, रात में करो, सुबह करो, दोपहर में करो, करो जरूर।
क्यो वारंटो एक ऐसी रिट होती है जिसमें हम पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से आप किस अधिकार से किसी पद पर बैठे हो। मान लो कोई भी पब्लिक ऑफिस है, उस पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति बैठा है इसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है इस पद पे बैठने की, तो मैं क्या करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटीशन दाखिल कर दूंगा और बोलूंगा कि इससे पूछो ये किस अधिकार से बैठा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा कि बताओ भाई किस अधिकार से बैठे हो, तो व्यक्ति जवाब देगा कि मेरे पास हक है, देखो मेरी ये सारी क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करता हूं जो इस पद के लिए चाहिए, और मैंने एग्जाम निकाला था या फिर मेरा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो जस्टिफाई करता है कि उसके पास हक है उस पद पे बैठने का। दोस्तों यही है रिट ऑफ क्यो वारंटो। ठीक है, क्लियर है? मनीषा बेटा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अदरवाइज ऑल्सो आप पहले एक बार हैंड्स अप करो, अपने बारी का इंतजार करो, फिर क्वेश्चन पूछना। हर्ष कुशवाहा बेटा हैंड डाउन कर लो। दीपानिता सिंह बेटा अपना क्वेश्चन पूछो। सात्विक यादव और प्रीति कुमारी अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहो बेटा। नहीं बेटा हर्ष, हम लोग न्यूज डिस्कस करने नहीं आए यहाँ पे कि क्यों जजेस को हटाया गया, क्यों जजेस को लाया गया। दैट इज समथिंग विच इज एंटायरली नॉट रिलेवेंट फॉर अस। दीपानिता बेटा क्वेश्चन पूछो। सात्विक यादव बेटा क्वेश्चन पूछो। प्रीति कुमारी तैयार रहो अपने क्वेश्चन के साथ। हर्ष अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो तैयार रहो, अभी बोलूंगा तब भेजना। दीपानि बेटा शायद ऊपर चला गया हो, दोबारा कॉपी करके पेज भेज दो एक बार अपना क्वेश्चन। दीपानिता सिंह कोई नया क्वेश्चन था या पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मतलब अगर अभी कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको भेज दो दोबारा, अदरवाइज ओके फाइन है। सात्विक अपना क्वेश्चन भेजो बेटा। हाँ भेजो दीपानिता, कॉपी पेस्ट करके भेजो जो आपने भेजा था ऊपर। सात्विक सर प्रोविजंस में प्रेसिडेंट बाई वारंट, फिर से पहुंच गए आर्टिकल पे और भाषा का अब बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया। ये वारंट क्रिमिनल लॉ वाला क्या? वन मोर क्वेश्चन इन एसएलपी 2 stages where second stage is binding, so first stage can be tried again with other question। अदर क्वेश्चन कैसे ले आओगे बेटा? जब अपील फाइल करोगे तो अपील फाइल करने की कोई वजह होगी ना आपके पास। अपील फाइल कर रहे हो किसी भी फैसले के खिलाफ, उसको बदलोगे कैसे? वजह तो वही रहेगी। एक बार रिजेक्ट होगी तो वजह बदल दोगे कैसे? किसी कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, इसलिए आप अपील फाइल कर रहे हो कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी, तब इसको बदल सकते हो क्या अपील में? एक बार रिजेक्ट हो जाएगी तो कैसे बदलोगे? और ये वारंट वारंट ये सब भाषा में मत घुसो बेटा, भाषा में मत घुसो। मैं आपको अंग्रेजी भाषा समझाने नहीं आया हूँ। यहाँ पे वारंट में आप पहुंच गए कि क्रिमिनल लॉ वाला वारंट है क्या? वो नहीं बेटा, वो क्रिमिनल लॉ वाला वारंट नहीं है, और ऐसी कोशिशें मत करो। वो भारतीय संविधान है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, ठीक है, 2.5 साल में बनाया है, ठीक है, 2.5 साल में। ऐसी दुनिया की कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं बचा होगा जो उन्होंने नहीं डाला इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये करने पे आ जाओगे ना तो जिंदगी निकल जाएगी, संविधान खत्म नहीं होगा। ठीक है, दीपानिता बेटा अपना क्वेश्चन दोबारा भेजो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको एड्रेस करूं। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कई बार ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी भी हो जाती है चीजें। कभी भी किसी भी चीज पे मेहनत करो, देखो बहुत सिंपल सा रूल है, किसी भी चीज में आप अपना 1 सेकंड भी दे रहे हो, थिंक अबाउट इट, क्या वो एग्जाम में आएगा? अगर एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट पुट योर सेकंड इनटू, सीधी सी बात ये है। ठीक है, प्रीति कुमारी बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। हर्ष कुशवाहा तैयार रहो अपने क्वेश्चन के साथ। बंटी सिंह तैयार रहो अपने क्वेश्चन के साथ। Preeti sir, what are the example of criminal contempt of court? Means which type of criminal contempt? देखो अभी हम लोगों ने केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पे हम किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। उसकी हमने चर्चा करी थी आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसलिए उसके पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करती है। अब जो आप ये बात कर रहे हो ना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, ये सब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बातें। तो पहली बात तो भारतीय संविधान में इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा नहीं, पर फिर भी आपने सवाल पूछा है तो एक हल्का सा हिंट देता हूं। सिविल कंटेम्प्ट ऐसी कंटेम्प्ट होती है जिसमें जो थोड़े हल्के लेवल की होती है, थोड़े से लाइट लेवल की होती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक ऐसी कंटेम्प्ट होती है जो थोड़े सीरियस नेचर की होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। पर अगर भारतीय संविधान के पर्सपेक्टिव से देखें, अननेसेसरी है, लिटरली अननेसेसरी है। एग्जाम में भी अगर इस बात को लिखोगे तो आप अपना समय ही बर्बाद करोगे। भारतीय संविधान में केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखा है, हमको उसी तक लिमिटेड रहना है, ठीक है? वरना तो पूरा कानून है, क्या क्या याद रखोगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितनी सजा है ये भी पढ़ के जाओगे, फायदा ही नहीं है उसका। हर्ष कुशवाहा बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। बंटी सिंह अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहो बेटा। सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये दोनों दिया हुआ था, इसलिए कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं प्रीति? आर्टिकल 129 की बात कर रहे हैं, कहां पे दिया है ये? मेरे को वो आर्टिकल का नंबर भेजो, हम उसको अभी रीड आउट करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई है तो। सर इट इज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। A has ordered a laptop online to be delivered at a location, for example Delhi. After a while it turns out faulty. Till then A has moved to another location. ये क्या है? क्या है ये? दीपान्विता, मैं क्या पढ़ाता हूं आपको? ये कौन से सब्जेक्ट की डाउट सेशन चल रहा है, पहले मेरे को ये बताओ। हम सीपीसी पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछा है? हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस फैकल्टी से पूछो ना जो आपको सीपीसी पढ़ा रहा है। गलत जगह आप पूछ रहे हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में सीपीसी का सवाल पूछ रहे हो कि सर मैंने यहाँ से लैपटॉप खरीदा, वो वहां डिलीवर होगा तो किसका जुडिक्शन बनेगा? सीपीसी के अंदर फंडा होता है बेटा कॉज ऑफ एक्शन का। जहां पे भी माना जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रही है वहां के कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा। पर इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कभी सीपीसी पढ़ाऊंगा तो इस चीज को अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अब हर्ष हो गया। बंटी अपना क्वेश्चन भेजो बेटा। बंटी अपना क्वेश्चन भेजो बंटी सिंह। Sir, as per you, what is the alternative collegium system? Alternative, can you please suggest your opinion on alternative? कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है alternative collegium system? समझ नहीं आया मेरे को। ऑल्टरनेटिव कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे लिखा है, मेरे को बताओ। और किसी को क्वेश्चन पूछना है, कोई हैंड रेस कर सकता है। अगर नहीं पूछना है तो टाटा बाय बाय। सैटरडे एंजॉय करो। वैसे टाटा बाय बाय का टाइम हो ही नहीं वाला है। मेरे समझ में ही नहीं आया ऑल्टरनेटिव कॉलेजियम होता क्या है, मैं अपना व्यू कहां से दूं? पहले मेरे को समझा तो दो ऑल्टरनेटिव व्यू है कहाँ, कौन से आर्टिकल में लिखा है ऑल्टरनेटिव कॉलेजियम, सॉरी, तब तो मैं अपना व्यू दूंगा। अच्छा बाय बाय करना शुरू कर दिया, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना? अब एक सेकंड रुक जाओ यार, कोई है तो? कोई नहीं है, चलो। अच्छा आखिरी बार पूछ रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करो। नहीं बेटा, केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मेंशन करना है। कहां लिखा है बच्चे? आर्टिकल 129 पढ़ो, अभी निकाल के पढ़ो, कहां लिखा है क्रिमिनल सिविल? यही तो प्रॉब्लम है ना, आप इधर उधर का कंटेंट रेफर करते हो अननेसेसरी का।
वो आपके दिमाग में सवाल बना देता है, जो छोटा मोटा मैं कॉन्फिडेंस बना पाता हूँ आपको पढ़ा के, वो खुद तोड़ लेते हो अपने हाथ से। एक वो बच्चा पूछ रहा है ऑल्टरनेटिव कॉलेजियम, मैंने खुद नहीं पढ़ा ऑल्टरनेटिव कॉलेजियम क्या है, मैं उसको क्या बताऊं। लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो क्या? हाँ, लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशन बन लो, फिर खुद ही लक्ष्मीकांत से ही पढ़ लो। आप लक्ष्मीकांत से ही पूछ लो, लक्ष्मीकांत सर के पास जाओ, उनसे पूछो कि सर आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, मेरे को बताओ क्या है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब है, क्या कर रहे हो यार आप लोग। यूपीएससी के लेवल की किताब है वो, स्टेट जुडिशरी के लिए बैठना है आपको, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो। भगवान बचाए आपको। कोई समटाइम्स नहीं होता बेटा। आप अपने जब किसी सोर्स को रेफर करते हो ना, आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स मैं पार्क में घुमाता हूँ तो इस तरीके से समटाइम्स मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेती हूँ। क्यों अपना दिमाग खुद ही खराब कर रहे हो यार। कोई सीधा सा सब्जेक्ट है, सीधे से पढ़ा रहा हूँ, सीधे से नोट्स बन रहे हैं, क्यों उसमें इतनी रॉकेट साइंस डालनी है। तुम्हें क्या लग रहा है ये सारी चीजें तुम जाके लिख पाओगे अपने आंसर में? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी ना। प्रैक्टिस करके देखो, सच्चाई पता चल जाएगी। पता चल जाएगा कि कितना लक्ष्मीकांत का ज्ञान निकल के आ रहा है कागजों पे। कुछ नहीं निकल के आएगा, मुझे मालूम है, कुछ नहीं निकल के आएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर नहीं रहे अभी, बस 4 लाइनें पढ़ लेते हैं तो लगता है कि कितना ज्ञान हो गया। बेटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके देखो। स्टिक टू योर सोर्सेस। बच्चे जितना सोर्स कम रखोगे ना, लिमिटेड रखोगे, उस पर महारत हासिल करो जो सोर्सेस हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ने पहुंच गए, कोई भी बच्चा और लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है तो मेरे से सवाल मत पूछना। हाँ बेटा दीपानिता क्या क्वेश्चन है बेटा, पूछो। प्रिय रंजन क्या क्वेश्चन है, पूछो फटाफट से बच्चे। बेटा मैं किसी बुक के ऑथर का नेम नहीं देता, मैं यहाँ किताब बेचने भी नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरा काम है भारतीय संविधान को पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से वो काफी है। अगर वो उसको आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी किताब की जरूरत है। अगर आप खुद से कोई किताब लेना चाहते हो तो आप फ्री, जिस किताब को लेना चाहो लो, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है बेटा। सर इज देयर अ वे टू यू पर्सनली फॉर क्वेरीज अदर देन द टेलीग्राम ग्रुप? नहीं बेटा, वही है, टाइम ही नहीं है, कहाँ से रीच करोगे क्वेश्चंस के लिए। अभी आप तो चले जाओगे बाय बाय टाटा बाय बाय करके, मेरी तो उसके बाद भी क्लास है। कोई टाइम नहीं है बेटा, ये डाउट सेशंस को ही यूज करो। प्रिय रंजन बेटा क्या क्वेश्चन है, पूछो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है। चलो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है, वरना हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे बच्चे यहाँ पर। चले मयंक पूछो अपना क्वेश्चन बच्चे फटाफट से। नहीं बच्चे, मुझे कैसे पढ़ाना है प्रिय वो मैं डिसाइड करूंगा बच्चे, आप थोड़ी ना बताओगे कौन सा मेथड नहीं यूज करना है। आपका काम है पढ़ना, आप उसको अच्छे से पढ़ो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना दम लगा रहा हूँ आपको हर चीज समझाने की, आपको उसी को फॉलो करना होगा। मयंक बेटा क्वेश्चन पूछो अपना फटाफट से। अच्छा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दूं? हाँ, स्टडी आई की जुडिशरी पे स्टैंड अप कॉमेडी शो रोज आएगा। फाइनेंशियल बिल के 2 टाइप्स बता दीजिए। काय बात के टाइप्स बेटा, कोई भी बिल जिसमें टैक्सेस वगैरह इम्पोज हो रहा हो वो फाइनेंशियल बिल है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में इतना सा फर्क है, मनी बिल केवल और केवल उन्हीं चीजों के बारे में जो आर्टिकल 110 के अंदर लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल बिल में और भी चीजें हो सकती हैं। 2 टाइप क्या बताऊं उसमें, कोई भी बिल जिसके अंदर टैक्स की बात है फाइनेंशियल बिल है, बस है। कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, फाइनेंशियल बिल है। व्हाट इज 2 टाइप्स? और बताओ किसी को क्वेश्चन पूछना है? शुभम बेटा क्वेश्चन पूछो अपना फटाफट से।
नहीं, पिछले 5 साल या 6 साल के क्वेश्चंस को रेफर करो, उतना काफी है। 15 साल पुराने क्वेश्चंस पे कहां पहुंच गए? 4-5 साल के पिछले क्वेश्चंस को रेफर करो, काफी है। उससे अच्छा अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को। आशु, क्वेश्चन पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है? पूछो भाई, पूछो। मजा आया ना आज? वैसे अच्छा था आज का सेशन, ठीक था, डिसेंट था। काफी अच्छी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, अच्छी चीजें पढ़ी, अच्छी चीजें सीखी, बढ़िया सवाल जवाब हुए। पर फिर भी बच्चे आप थोड़ी सी कोशिश करो। या तो आप, मुझे लग रहा है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो शायद सीरियस भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनमें, वो बच्चों में वो लेवल ऑफ डेडिकेशन नहीं है जो मतलब होना चाहिए। रीजन बीइंग कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही ऐसी परिस्थिति में है कि किसी ने क्लास अटेंड नहीं की है, किसी को वो चीज के बारे में पता ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो बच्चे, जुडिशरी के एग्जाम को निकालना इतना आसान होने नहीं वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसे लूंगा, हल्के हल्के में लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, अच्छा एक लेवल अच्छा रहता है जुडिशरी के एग्जाम का, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा है कि मतलब आप कुछ और सोच रहे हो कि कहीं प्रैक्टिस वैक्टिस में जाना है या कुछ और लगना है, तो ठीक है, हल्के में ले रहे हो, कोई बात नहीं है। जितना ज्ञान आ जा रहा है उतना बढ़िया, जितना नहीं आ रहा है उतना नहीं बढ़िया, कोई बात नहीं है। बट यू आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम कि 1 साल में मुझे निकालना एग्जाम, बहुत मेहनत कर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, किसी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है तो फिर वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, दोबारा से नए इलेक्शन होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गए सबके सवाल। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इतने लंबे टाइम तक। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कब? मंडे को। और मंडे को हमारा जो डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे नई नई चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना, ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है? और मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो। अभी आपके पास टाइम भी है, मौका भी है, करो। चल, बाय बाय।